स्टूडेंट्स को खड़े करके लेट्स से 8th क्लास या 10th क्लास के बच्चे को खड़े करके पूछ लेना देश का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मेरे हिसाब से नहीं पता होगा। वो 3 से 4 महीने सोलो ट्रैवलिंग जरूर करें। ओके 12th पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सपने दिखाने वाले लोग हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाएंगे, मोटी मोटी चेन दिखाएंगे, बड़े बड़े ब्रेसलेट दिखाएंगे। आज हर पेरेंट कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाऊं। तो क्या महंगा स्कूल गारंटी है अच्छी एजुकेशन की? हमें अगर ये देखना है कि कौन सा स्कूल अच्छा है या कौन सा बुरा है तो कैसे देखेंगे? जैसे हम डेली देख रहे हैं कोटा में इतने सारे बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। मैं कोशिश करता हूं अपने पॉडकास्ट में ना या तो लोगों को बिजनेस सिखा सकूं या हमारे सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सामने ला सकूं। एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी का है ना भाई, स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं इंडिया से पढ़ने के लिए, लेकिन कई बार तो 20-30-50 लाख रुपए लगा के वापस आ जाते हैं और डिग्री भी नहीं मिलती है। स्पेशली एमबीबीएस केस में ऐसा हो रहा है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से कोर्सेज बाहर जाके हम कर सकते हैं, इंडिया के बाहर कौन से कंट्रीज में पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। आप हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी फ्रेंड्स हो, उनको आप ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है अमर जी। वेलकम अमर जी हमारे पॉडकास्ट शो में। राहुल जी, सबसे पहले तो सर आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए ऑडियंस को, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिए। बेसिकली आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी। तो पहले मैं इंग्लैंड ही रहा हूँ 8 से 10 साल। ओके और यहाँ पे राजस्थान जयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके सो आई हैव स्टडीड इन यूके, आई हैव लिव्ड देयर, आई हैव वर्कड देयर, बट देन फॉर सम रीजंस, फैमिली रीजंस, आई हैव केम बैक टू इंडिया। ओके और सारी जो मेजर इश्यूज मैंने देखे यहाँ आने के बाद, दैट इज़ इवन जो मेरे साथ भी हुआ था, दैट इज़ कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है बच्चों को। ओके स्पेशली जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2015-16, तो वो सारा ऐसा था कि वो दे आर काउंसलर्स बट विदाउट द प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर नॉलेज। तो फिर मैंने मेरिडियन ओवरसीज करके स्टार्ट किया है। अभी हमारे करीब 15 ऑफिसेज हैं इंडिया में। ओके देयर इज टीम ऑफ ऑलमोस्ट 250 प्लस काउंसलर्स पूरे पैन इंडिया के अंदर। दुबई में भी ऑफिस हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर रहे हैं टू रीच आउट टू द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हम कर रहे हैं। तो ये एज अ बिजनेस वाइज है। बाकी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मेडिटेशंस एंड स्टफ, तो वो सारी चीज़ें। ओके मैंने अमर जी के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं रिलेटेड टू मेडिटेशन। लाइफ को आप बेटर कैसे कर सकते हो, सर के पेज का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। आप जाके उनके यूट्यूब को, इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे हैं। यूट्यूब पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। आप जाओगे वीडियोस देखने में मज़ा आएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अमर भाई से, जो शायद यूथ को भी हेल्प करने वाले हैं। अमर भाई, कंट्रीज बहुत सारी हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे कंट्रीज में जा सकते हैं। सबसे फ्रेंडली कंट्री कौन सी है जो जहाँ पे यूथ कम पैसे में अच्छे कोर्सेज कोई करके आ सकता है? देखिए, इसमें प्रायोरिटीज़ हैं बच्चों की। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम कंट्री डिसाइड कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन रहता है हमारा बजट। ओके अब बजट जैसे जैसे आपका एक बार स्पेसिफिक हो जाए, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि अपना बजट स्ट्रेच करके कभी कंट्री डिसाइड मत करो। क्योंकि जैसे आप बजट, अगर आपका 5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है या 7 लाख रुपए है, और आप उसको डबल करने की कोशिश करते हो, तो आप जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हो। फिर आपका पूरे टाइम दिमाग चलता है कि अच्छा इतना मेरे पे प्रेशर आ गया, मेरे पास ये पैसे नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आपका काउंसलर है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर बजट। ओवरसीज एजुकेशन को लेके ये मिथ है सबसे बड़ा कि सिर्फ पैसे वाले बच्चे ही जा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। 2 लाख 1.5 लाख रुपए भी फीस है यूनिवर्सिटीज़ की इन यूरोपियन कंट्रीज़। तो 1.5 लाख रुपए साल की फीस है। और रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ की, वो आईआईटीज़ से बेटर रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर में अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म कर सकते हो। तो इतना बड़ा स्कोप है जब हम बात करते हैं ओवरसीज एजुकेशन को लेके। तो चूजिंग वन स्पेसिफिक कंट्री की कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी, आई थिंक दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इट डिपेंड्स केस टू केस बेसिस कि बच्चे को उसका बजट क्या है, उसका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, साथ में इज ही मोर इनटू एकेडमिक्स और इज ही मोर इनटू गोइंग देयर एंड सेटलिंग डाउन। कई बच्चे हैं हमारे यहाँ से जो जिनका मेन एम रहता है कि मास्टर्स डिग्री हो जाए फिर वहीं सेटल हो जाए।
इन दैट केस आपके पास ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके। बट कई बच्चे होते हैं जिनको बहुत टॉप स्कूल से अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस आना है, बिजनेस फैमिलीज के बच्चे हैं, उनके लिए यूके इज़ द बेस्ट कंट्री, क्योंकि जो एक्सपोजर मिलेगा वो यूके से अच्छा नहीं मिल सकता। ओके। आपको मल्टीनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे, एक ही क्लासरूम में 10 डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे होंगे। तो ऐसे हर बच्चे की डिमांड के हिसाब से कंट्रीज़ हम उनको सजेस्ट करते हैं। ऑल राइट, वंडरफुल। अमर जी, भारत जो है वो विश्व गुरु हुआ करता था। हम लोगों ने ना लोगों को सिखाया है। हमारे जो मैं तो अपने बुजुर्ग नहीं कहूँगा, लेकिन जो अगर हम बात करें 500 साल पहले की, 1000 साल पहले की, वेदों में जो चीज़ लिखी है, भारत ने लोगों को सिखाया है। ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हम लोगों को दूसरे देशों में जाके सीखना पड़ रहा है? क्या हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है, क्या हमने उसको बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज कर लिया है? बहुत ज़्यादा पैसे लोगों को खर्च करने पड़ रहे हैं? यहाँ पे क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को इंडिया छोड़ के बाहर पढ़ाई करने जाना पड़ रहा है? देखिए, जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और जैसे आपने रिलेट किया एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक, जो पहले हम जब विश्वगुरु होते थे तो हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत पर्पस बेस्ड थी। हमारी कोई भी एजुकेशन में आप मेमोरी बेस्ड एजुकेशन कहीं भी नहीं थी। जो शास्त्र का अध्ययन था या हमारे जो विज्ञान था, मैथमेटिक्स था, वो सारी चीज़ें हमारा मेडिटेशन से होके निकलती थी। बेसिकली मेडिटेशन वाज द फर्स्ट 5 और 6 इयर्स, जिसके अंदर सिर्फ मेडिटेशन आपको सिखाएंगे। आपको स्कूल्स के अंदर बेसिक एटिकेट सिखाएंगे, कोई प्रेशर बच्चे पे नहीं था। अभी जो हो रहा है इट इज़ कम्प्लीटली द ऑपोजिट। तो विश्वगुरु जो हम थे, उसके बाद में एक बहुत बड़ा कालखंड आया गुलामी का, जिसमें पहले आप 12th सेंचुरी से लेके अभी तक देखेंगे तो 800-900 साल का ये स्ट्रेच रहा। इसके अंदर जो हमारे रियल रीजंस थे वो तो सारे हमें पता नहीं है, बस हम फॉलो कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए कि जैसे तिलक लगाते हैं हम, तो तिलक क्यों लगाते हैं, उसके पीछे की साइंस हमारे पास नहीं है। बस अब तो बच्चों को शर्म हो रही है कि तिलक लगा के हम बाहर जा रहे हैं। राइट। तो जो मीनिंग था उसके पीछे, देयर वाज अ वेरी डीप मीनिंग बिहाइंड एवरी ट्रेडिशंस और रिलीजन। जो भी हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं किसी भी हमारे एंशिएंट टाइम के, उनके पीछे एक बहुत गहरा मीनिंग था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के पैर छूते थे तो देयर वाज एनर्जी ट्रांसफर इन दैट, कि आप जैसे ही पैर छुएंगे अगला बंदा आपको आशीर्वाद देगा। तो दैट होल साइकिल ऑफ एनर्जी बिटवीन यू टू इज मूविंग, एंड देयर वाज अ डीप मीनिंग बिहाइंड इट व्हिच वाज अंडरस्टूड बाय एवरी नॉर्मल पर्सन, कि हम पैर छू रहे हैं तो क्यों छू रहे हैं। अभी रट्टा मार हो रहा है सब। अभी क्या हो रहा है कि हम पैर छू रहे हैं तो या तो किसी दबाव की वजह से छू रहे हैं या किसी डर की वजह से। ओके। तो जो दबाव और डर है ये गुलामी का रिजल्ट है। और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा था, वो एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। गुरुकुल्स जो थे हमारे, मैकावली ने 18th सेंचुरी में जो हमें देके गया है वो हम पढ़ रहे हैं। तो दैट हैज द रीजन ऑफ दैट एजुकेशन इज टू प्रिपेयर यू फॉर जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, नाम नहीं लेना चाहिए, बट कोई भी बड़ी कंपनी आप ले लीजिए, 2 ही 4 जो इंडिया में है, उनके सबके स्कूल्स हैं, उनके सबके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। साइकिल कैसे सेट करा है उन्होंने, जो बंदा उनकी कंपनी में जॉब करने आ गया उसके बच्चे को उसी कंपनी के स्कूल में पढ़ रहा है, वहीं से वो इंजीनियरिंग कर रहा है और उसी से वापस वो उसी कंपनी में जॉब करने आ रहा है। सो द होल जनरेशन इज स्टडिंग इन स्कूल, इन यूनिवर्सिटी टू वर्क इन दैट कंपनी। सो इट्स अ प्रॉपर साइकिल। वाओ, दैट्स अ बिग एक्सपोज। अमर जी, हम ये कह रहे हैं कि एक बच्चा एक स्कूल में जा रहा है, उसी स्कूल वाली जो कंपनी है, जो कंपनी उस स्कूल को चला रही है, वो यूनिवर्सिटी चला रही है, और लोग उस स्कूल और यूनिवर्सिटी में शायद इस होप के साथ पढ़ रहे हैं कि कल उनको उसी कंपनी में जॉब मिल जाएगा, वो उनकी ड्रीम जॉब रहेगी। वाओ। तो जब हमने एक पौधे के लिए बीज डाला तो ऑलरेडी ये सोच के डाला है कि उसको इस कंपनी में जाना है। देखिए, पहले जो भी कंपनीज थी वो जो ब्रिटिश एम्पायर था उनकी थी। ब्रिटिश एम्पायर क्यों चाहेगा कि यहाँ का कोई भी बच्चा आगे जाए? ओके। तो दे डिजाइंड इट इन दैट स्ट्रक्चर। वहाँ पे तक ठीक था, हम गुलाम थे, हमारे पास एक्सक्यूज थे उस चीज़ के। आज हम आज़ाद हैं तो भी हमारी वही कहानी है। वाओ। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अगर क्रिटिकल थिंकिंग की आप बात करेंगे, जो कि मेजर सब्जेक्ट आउट ऑफ इंडिया, किसी भी आप कंट्री में जाएंगे तो अच्छी किसी भी एजुकेटेड कंट्री में अगर आप जाएंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। दे वोंट
देयर स्टूडेंट्स टू क्रिटिसाइज द टीचर्स एज मच एज पॉसिबल। हमारे यहाँ तो उफ भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अमर जी, अगर हम इंडिया में एक 10 स्टूडेंट्स को खड़े करके लेट्स से 8th क्लास या 10th क्लास के बच्चे को खड़े करके पूछ लेना देश का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मेरे हिसाब से नहीं पता होगा। एजुकेशन पे मेरे हिसाब से फोकस ही नहीं है। सर प्रॉब्लम ये है ना, एजुकेशन बाद में स्टार्ट होती है, पहले पापा या मम्मी या जो भी हमारे समाज है वो कहता है पढ़ ले नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ ले नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ ले नहीं तो तेरी लाइफ खराब हो जाएगी, तो कुछ नहीं। पढ़ाई का मतलब ही पैसा हो गया। हाँ, अगर आप नर्सरी से लेके अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो वहाँ तक अगर पर्पस पूछो किसी भी बच्चे से कि पढ़ क्यों रहे हो, पैसा। किसी में इंटरेस्ट है इसलिए वो पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी के अंदर आपको सच में कुछ करना है किसी फील्ड में इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही, इसलिए हो रही है कि मेरी लाइफ सेफ हो जाए, और यही रूट्स हो गई है हमारी। तो दिस इज़ वाई बहुत ज़रूरी है इंडिया के बच्चे को इंडिया से बाहर जाके, अभी ये शायद मेरे को जहाँ तक लगता है आने वाले 10-20 साल की प्रॉब्लम हो रही है। नई जो जनरेशन आ रही हैं वो काफ़ी बिल्कुल डर नहीं है और काफ़ी कॉन्फिडेंट है। वो जो अपकमिंग जनरेशन है जैसे जेन जी या उसके बाद के आप लोग हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट जनरेशन। हमारी तरह वो हर बात से डरते नहीं है। आपने भी काफ़ी ये रिलेट करा होगा। वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अब जो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स जो बन रहे हैं और हमसे थोड़ा अभी 35, 40, 45 तक जो पेरेंट्स हैं, दिस कैटेगरी इज अलाउिंग फ्रीडम टू देयर किड्स। दे आर नॉट फोर्सिंग यू स्टडी दिस तो देयरफॉर यू बिकम राइट, यू नीड टू गेट अ जॉब। इंडिया काफ़ी सिक्योर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फूड सेफ्टी। पहले अगर आप बात करो आज के 15 साल पहले तो रोटी कपड़ा मकान ये बहुत बड़ी इश्यूज थे। आज काफ़ी सारी इंडिया की कम्युनिटी उससे बाहर आ चुकी है, तो दे आर लेटिंग देयर किड्स experience their life rather than forcing it. True. So Indian education will come closer to UK or Canada, but it will take another at least 25-30 years. It will take time. अमर जी, ये कितना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि अगर कोई बच्चा इंडिया में डॉक्टर बनना चाहता है ना, या तो उसका बहुत ही लिमिटेड MBBS की सीट्स हैं, या तो उसका उसमें नंबर आ जाए, उसमें भी बहुत पैसा लगता है। और अगर उसको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ गया ना, 1.5-2 करोड़ रुपए, मतलब जब आप 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बन रहे हो, तो जब पहला हॉस्पिटल में आप जॉब करोगे या अपना हॉस्पिटल खोलोगे तो आप तो उसको पैसा बनाने की मशीन बनाओगे ही। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ सारी चीज़ें लिंक है, और मेरे हिसाब से इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। देखो, हमने सुना था कि मतलब फिर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा कहना तो कि दिल्ली में ऐसा किया जा रहा है वैसा किया जा रहा है, लेकिन अभी हम न्यूज़ में देखते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के यूनिफॉर्म्स नहीं पहुंच रहे, बच्चों के बुक्स नहीं पहुंच रहे। राजनीति, खैर आई डोंट वांट टू मेक इट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन हम मतलब एजुकेशन सिस्टम पे फोकस नहीं है गवर्नमेंट का, तो कैसे चेंजेस आएंगे? क्या आपको लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो चेंज लाएंगे? गवर्नमेंट तो मेरे को लाती दिख नहीं रही है। सर मेरे ख्याल में अगर आप गवर्नमेंट का एफर्ट देखोगे, स्कूल ही नहीं किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, तो इवन आई हैव बीन वंडरिंग कि व्हाट इज देयर रियल पर्पस टू बी इन पॉलिटिक्स। इंडिया में क्या है ना कि आपको कुछ भी करना है तो पहले पैसा चाहिए। अब पहले पैसा लगाने के लिए सबको जल्दीबाजी लगी है। गवर्नमेंट को अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर पीपल, दे आर वर्किंग टू कलेक्ट टैक्सेस एंड बाय देयर ओन लग्जरीज। दिस इज ओवरऑल पिक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब डिपेंड करता है कि आप बीजेपी के फैन हो तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर कर लोगे, कांग्रेस को तो उसको थोड़ा सा, बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर आप मेडिकल की बात करो, जैसे एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, MBBS जो 2014 में जो स्टेटस था आज भी वही है, 2004 में जो था आज भी वही है। वही 10 से 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार सीट्स हैं, बाकी सारे बच्चे या तो प्राइवेट में जाएंगे। अब आप देखो ना, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक MBBS करने के लिए हमारे यहाँ इंडिया से करीबन 25 से 30 हज़ार बच्चे हर साल बाहर जाते हैं, रशिया, चाइना, कनाडा, सॉरी ये छोटी मोटी कंट्रीज में। एवरेज जो कॉस्ट आती है वो एक बच्चे की आती है 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख रुपए फीस लेके गवर्नमेंट यहाँ सीट्स नहीं बढ़ा सकती? लेकिन वो उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, काम करना ही नहीं चाहते। फिर प्रॉब्लम ये है कि बाहर जब MBBS करने चला भी गया बच्चा तो वापस इंडिया आएगा, उसको वापस एग्ज़ाम देना है।
अगर और उसकी क्वालिफिकेशन रेशियो है 25%। तो यानी 30,000 बच्चे हर साल जाते हैं, 30,000 वापस आते हैं, उसमें से कुछ 5 से 6,000 बच्चे डॉक्टर बनते हैं, 50 लाख रुपए लगा के, बाकी 12th पास के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। वाओ, तो पैसे देके बाहर जा रहे हैं, रशिया, यूक्रेन या और कंट्रीज में, कनाडा वगैरह, और बहुत सारे तो उनमें से एमबीबीएस की डिग्री लेके भी नहीं आ पा रहे हैं, जैसे गए थे वैसे वापस आ रहे हैं। दैट्स हॉरिबल एंड टेरिफिक। अमर जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके केस में है, आप टीचिंग लाइन तो नहीं कहूँगा, पहले आप मेडिटेशन पे कंटेंट बनाते थे, अभी आप बच्चों को दूसरे कंट्रीज़ में भेजने से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो कंटेंट बनाने का क्या पर्पज़ है? सर, बिजनेस जब स्टार्ट किया था 2015-16 में, तो कंटेंट नीड थी बेसिकली। आई वांटेड टू एजुकेट स्टूडेंट्स कि बाहर जाने का प्रोसेस क्या है, कौन से कोर्सेज हैं, क्या फीस है। तो मेरा जो कंटेंट है इनिशियली वो सारा स्टडी अब्रॉड रिलेटेड है, कौन सी कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस कोर्स में, ये सारा हमने करीबन 4 साल किया था। मेडिटेशन साथ साथ चल ही रहा था। देन इट हैपेंड दैट आई वेंट टू ए मेडिटेशन कैंप, जहाँ पे 1-1.5 महीना में वहीं रहा। ओके। सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर आई थॉट कि लेट्स मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ। So I don't care about the views or the what happens in the podcast or meditative content. Yeah. But I just make it for my happiness. True. So I want to share the happiness which I have got within me with others. I don't lecture in those videos or the meditative content. I just speak my heart in those meditation videos. And I think people have been very kind that they are liking it. All right, that's wonderful. सर, आप बहुत सारे युवाओं के टच में रहते हैं, मेडिटेशन पे वीडियोस बनाते हैं, आप बहुत सारे युवाओं को इंडिया से बाहर एजुकेशनल कोर्सेज के लिए भेजते हैं। क्या गलतियां युवा कर रहा है, कौन सी चीज़ें उनको इमीडिएटली स्टॉप करनी चाहिए? सर, जैसे इसके अंदर क्या है कि जैसे ही अभी जो जनरेशन चल रही है, एज आई सेड कि ये सारा चैनल है, उसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए 12th पास होते ही। 12th पास होते ही आप रश मत करो। ओके। 12th पास होते ही कॉलेज के लिए मत दौड़ो, रिसर्च के लिए दौड़ो। ओके। कि मेरे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास हैं, किस किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। आज आप मानेंगे नहीं, हमारे पास 12th कॉमर्स से अगर किसी ने बच्ची ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, तो उसके पास BCA, BCom, BBA 3-4 ऑप्शन के बाद वो ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। हाँ। आप किसी भी कंट्री के अंदर कोर्सेज की लिस्ट ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतने कोर्सेज आपको 12th कॉमर्स के बाद मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गेमिंग, AI विद डेटा साइंस, ये कॉमर्स का बच्चा कर सकता है। ओह, ओके। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं 12th पास करने के बाद में बच्चों के पास, कि आप जो ये फिक्स ढांचा है ना, इसके अंदर ना जाएं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है, 12th के बाद में 3 महीने की आपके करीब गैप रहता है रिजल्ट में और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बीच में। वो 3 से 4 महीने सोलो ट्रैवलिंग जरूर करें। ओके। 12th पास स्टूडेंट जितनी ट्रैवल करेगा, भले इंडिया में ही करे, पैसे कम हो तो किसी में भी कर ले अपने। ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है इंडिया के अंदर, और रहना चाहता है तो अकोमोडेशन फ्री से लेके 5 स्टार तक हर जगह है। राइट। तो फ्री वाले अकोमोडेशन प्रेफर करें। आजकल तो काफ़ी सारे हॉस्टल्स बन गए हैं जहाँ आपको बंक बेड मिल जाता है। उसमें आप कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम दें 12th के बाद में। ओके। जैसे आप ये सब चीज़ें कर लेंगे और फिर कॉलेज जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। क्योंकि अभी जो मेजर इशू आ रहा है 12th के बाद में बच्चों को, जैसे ही कॉलेज में एंटर हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिरा हुआ है। उनको डर लग रहा है, उनको लग रहा है स्कूल जैसा ही कॉलेज होगा। वहाँ भी हम टाइम पे स्कूल जाते थे क्योंकि स्कूल का एक फिक्स स्ट्रक्चर है, वो कॉलेज का भी उसी एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, एक तो वो अपना रिसर्च के ऊपर पूरा दिमाग लगाएं। ओके। अपना कम से कम 1 से 2 घंटे डेली रिसर्च को दें। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है। आप देखो कि 12th कॉमर्स के बाद में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यूट्यूब पे कितना कंटेंट उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। साथ ही ट्रैवलिंग अपना मेन प्लान आप जरूर रखो। वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है सर। भाई थोड़ा सा रिसर्च कर लो 12th करने के बाद और घूमो फिरो। अच्छा, यूट्यूब का वैसे सर ने पॉइंट बताया है, लेकिन यूट्यूब ना बहुत डेंजरस हो सकता है। अभी आप क्या करते हो, यूट्यूब पे देखोगे और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सपने दिखाने वाले लोग हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे, मोटी मोटी चेन दिखाएंगे, बड़े बड़े ब्रेसलेट दिखाएंगे। अमर भाई, ये जो लोग हैं ना,
ये मेरे हिसाब से युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सर देखो, इसमें ब्रेन वॉश भी आपके हाथ में है। इसमें मैं कितने ही एजुकेशन कंसल्टेंट्स को जानता हूँ जो ऐसे ही सपने दिखाते हैं, कनाडा पहुँच जाओ और सीधा 5 लाख रुपए महीने दी चालू। हाँ, मतलब ये पंजाब हरियाणा और इस तरफ के काफ़ी सारे ऐसे हैं। आपको अगर कोई कनाडा पहुंचते ही 5 लाख रुपए दे रहा है तो आप पता कर सकते हो ना कितने लोग कमा रहे हैं। आसपास में किसी से पूछ लो। जो सपने बेच रहा है उससे तो दूर ही रहो। जो रियलिटी चेक करवा रहा है कि कनाडा जाने के बाद में बहुत मेहनत लगेगी भाई, उसका आप कंटेंट सुन सकते हो। जो कंटेंट में आपको चैलेंज कर रहा है वो आपका है। जो कंटेंट में आपको सपने दिखा के सब कुछ इजी बीजी दिखा रहा है वो आपका दुश्मन है। यही मेरी डेफिनेशन है कंटेंट। ग्रेट। तो मोटा मोटा भाई ये है कि जो लंबी गाड़ियां दिखा रहा है ना, मोटी मोटी चेन दिखा रहा है और वो नोट गिन गिन के दिखा रहा है ना, वो नकली हैं। अगर उनके कंटेंट में दम होता ना, उनके प्रोडक्ट में दम होता तो आपको बता पाते। ठीक है, गाड़ियां नहीं दिखाते। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू दैट। हमारे इमिग्रेशन में भी मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे काफ़ी सारा यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे रील्स के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि आपकी 1 लाख की 2 लाख की नौकरी यूरोप में, दुबई में, इधर उधर दिखा के, और उनके पास क्राउड आता है सर, आप मानोगे नहीं, 200 बंदे उनके ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं लाइन लेके, पैसे लेके। 60 दिन उनका ऑफिस चलता है, 61st डे वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो इतना पैसा लूटा जाता है। तो आप जैसे ही एक सपने में आओगे आप जाओगे काम से। अमर सर, इंडिया का एजुकेशन का जो क्वालिटी है और बाहर का जो क्वालिटी है, लेट्स से किसी ने यहाँ से इंजीनियरिंग किया, आईआईटीज से शायद कंपेयर ना करें हम, क्योंकि आईआईटीज में तो नंबर ऑफ सीट्स ही बहुत कम है। किसी अगर एक प्राइवेट कॉलेज की बात करें और लेट्स से यूके, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के किसी प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो क्वालिटी में फ़र्क है या? सर हर चीज़ में फ़र्क है। हर चीज़ में फ़र्क, हर चीज़ में फ़र्क है। इनिशियली पहली बात तो जब हम इंजीनियरिंग कहते हैं तो इंजीनियरिंग जैसे आपने आईआईटीज़ कहा, आईआईटीज़ एक अलग सेगमेंट हो गया, एनआईटीज़ अलग सेगमेंट हो गया, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलग सेगमेंट हो गया, प्राइवेट कॉलेजेस अलग हो गया, और फिर ये जो स्टेट बोर्ड एफिलेटेड कॉलेज जो छोटे छोटे खोल के इंजीनियरिंग करवा रहे हैं वो अलग चीज़ होगी। इनमें इतना डिफरेंस है। तो आप जैसे कॉलेज से लेके आईआईटी में जो डिफरेंस समझ रहे हो, वो आईआईटी से यूके की यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंस है। आईआईटीज़ कहीं भी क्लोज नहीं है। जितना हम हाइप दे रखे हैं आईआईटीज़ को, उतनी हाइप की ज़रूरत है नहीं आईआईटीज़ में। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं मिलता हूँ हमेशा जो बीटेक कंप्लीट करते हैं आईआईटी से, 20,000 रुपये की जॉब नहीं मिल रही आईआईटीज़ वालों को। ये रियलिटी है। कैसे चेंजेस हैं यहाँ पे? बहुत मेमोरी बेस्ड एजुकेशन है। बाहर आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है, वहाँ आपको कुछ क्रिएट करने के लिए पढ़ाई करनी है। यहाँ आपको पढ़ाई की तारीफ करनी है, पढ़ते टाइम टीचर की तारीफ करनी है। बाहर आपको पढ़ाई क्यों क्रिटिसाइज करना है, फीडबैक देना है आपको टीचर का, और आपको एक असाइनमेंट मैंडेटरी होता है जिसके अंदर आप एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिकली एनालिसिस करो, उसके बारे में जितनी बुराइयां करनी है ना वो करो, और जितनी अच्छी बुराई करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। एक कंपलसरी मॉड्यूल है जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी में क्या खराबियां हैं, ये सारा आपको बहुत अच्छे से बताना है। जो भी आपने खराबी बताई है उसके साथ उसको आप क्या सोल्यूशन उसका देखते हो वो आपको साथ में देना है। और हर सेमेस्टर के अंदर फीडबैक जो है टीचर्स का वो मैंडेटरी है। अगर बच्चों ने कॉन्स्टेंटली एक टीचर के लिए गलत फीडबैक दे दिया तो उसके ऊपर एक्शंस भी होंगे, उसके ऊपर उसको इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करी जाएगी। फीडबैक सिस्टम ही मैंने यूके जाके देखा था कि टीचर्स का फीडबैक भी होता है। सो हमें हर वीक जैसे लेक्चर कंप्लीट होता था, जैसे हम घर पे आते थे, गिव यू फीडबैक ऑन दिस लेक्चर, फीडबैक फीडबैक फीडबैक, हर समय फीडबैक का एक ट्रेंड चलता था। और वो ईगो पे नहीं लेते, टीचर्स ईगो पे नहीं लेते कि हम टीचर्स हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, नाइस पीपल, आपसे अच्छे से बात करेंगे। अगर आप उनको थोड़ा इंटेलिजेंट लग रहे हो तो आपसे पूछेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो वो नहीं है कि डांट धमका के आपको पढ़ाई हो रही है। फीडबैक का मतलब जो है ना, वो मुझे लग रहा है सर कि इंडिया में फीडबैक को पॉजिटिव नहीं लिया जाता है। यहाँ पे ये रहता है कि इसने मेरा फीडबैक दे दिया मतलब मेरा कंप्लेन कर दिया। फीडबैक एक्चुअली इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव। मतलब मुझे कोई फीडबैक अगर दे रहा है तो वो उससे मैं खुद इम्प्रूव होने वाला हूँ। तो जो मुझे इम्प्रूव कर रहा है मैं उसको कैसे हेट कर सकता हूँ। लेकिन जनरली क्या रहता है, जिसने फीडबैक दिया होता है कहते हैं तो इसने चुगली कर दी है। जनरली अपने कॉर्पोरेट्स में भी देख लें या अपने स्कूल कॉलेजेस में भी देख लें, अगर किसी ने फीडबैक दे दिया है ना तो आंखें बड़ी कर लेते हैं कि ये तो मेरी बुराई कर रहा है।
तो भाई स्पेशली जो यूथ देख रहा है, जो लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं ना, उनको रिस्पेक्ट करो और उनको एनकरेज करो कि और आपकी बुराई करें, तभी तो इम्प्रूव कर पाएंगे। अच्छी अच्छी बातें करने वाले जो लोग हैं उनके थ्रू इम्प्रूव नहीं हो पाओगे। हमने तो ऑफिस में ये कोशिश भी करी कि हर सीनियर का उससे जूनियर वाला फीडबैक देगा, लेकिन वो फीडबैक में इतने डर जाते हैं ना कि किसी को पता लग गया तो ये कंप्लेन की तरह, वो जैसे आप कह रहे हो वैसे ही लेते हैं। और ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, कॉन्फिडेंट सोसाइटी के साइंस नहीं है। ये बहुत लोअर कॉन्फिडेंस जिसका रहता है उसके साइंस है कि आप फीडबैक से डरते हो। वंडरफुल। सर ये तो हमने बात कर ली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की, एक बार स्कूल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरू तो एजुकेशन सिस्टम वहीं से हो रहा है। आज हर पेरेंट कोशिश कर रहा है कि अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाऊं, तो क्या महंगा स्कूल गारंटी है अच्छी एजुकेशन की? सर इंडिया के अंदर है ना, इसको सोचने का थोड़ा सा, स्कूल्स डिसाइड करने का जो पेरेंट्स का मेंटल स्टेट है वो बहुत अलग है। वो महंगा स्कूल और सस्ते स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी में वो ध्यान नहीं दे रहा है। वो ये कह रहा है कि महंगे आएंगे तो मेरी नेटवर्किंग बच्चे की वैसे हो जाएगी। क्या है टीचिंग के, स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो कितना है, कोई मेजरमेंट्स नहीं देखे जा रहे। और फिर पड़ोसी को ये भी तो कहना है मेरा बेटा तो उस स्कूल में पढ़ता है, तो आई थिंक ईगो पे भी लोग बच्चे के स्कूल को कनेक्ट कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है ना, वो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ना चाहिए। सर मैंने काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं, पेरेंट अपने बच्चे को अपने बजट से ज़्यादा वाले स्कूल में एडमिशन दिला देता है। एडमिशन तो आपने दिला लिया, आजकल स्कूल्स में डेली एक्टिविटीज़ होते हैं, आज पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, आज ये ड्राइंग कंपटीशन है, आज ये डांस कंपटीशन है, आज तुम्हें ये बना के लाना है, आज तुम्हें ये करना है। आपने एडमिशन तो दिला दिया, लेकिन जब बच्चा कंसेंट लेटर लेके आपके घर पे आता है, आपको सोचना पड़ता है 800 रुपये फिर से देने हैं। तो आपका बच्चा इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को फेस कर रहा है स्कूल में। बाकी जो बच्चे अच्छे अच्छे बॉटल्स, अच्छे अच्छे बैग्स लेके आ रहे हैं, आपने तो सारा पैसा जो आपका था वो एडमिशन में लगा दिया है, अब आप बच्चे को नहीं पैसा दे पा रहे हो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले तो, जैसे आपने कॉलेज के एग्जाम्पल में भी बोला है, पहले तो ना आपको अपना बजट देखना चाहिए और आउट ऑफ बजट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बहुत महंगे नहीं है लेकिन एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं। सर मैं यही कह रहा हूँ आपको कि इसके अंदर आप कैसे मेजर करोगे कि कौन सा स्कूल अच्छा है? कौन सी ऐसी रैंकिंग्स है स्कूल्स की जो आपको बताएगी कि ये स्कूल अच्छा है और ये गलत है? कौन सी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी गाइडलाइंस है कि स्कूल के लिए कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए? आपको गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो 200 गज के प्लॉट में, 400 गज के प्लॉट में और बड़े से बड़े स्कूल में, कहीं क्वालिटी मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कहीं नेशनल फ्रेमवर्क है ही नहीं कि स्कूल्स के अंदर इतनी क्लास में इतने बच्चे होते हैं, इतना टीचर चाहिए। टीचर्स भी जो चाहिए स्कूल्स के अंदर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं कि टीचर की एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, देखो अमर सर, अभी तो जब हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं तो मोदी जी 2 दिन के मेडिटेशन पे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से उसके बाद ये वीडियो देखें तो हो सकता है इस फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है, लग नहीं रहा है कि मोदी जी हमारा पॉडकास्ट देखेंगे बैठ के। कोई एजुकेशन मिनिस्टर को भाई फॉरवर्ड कर देना, मतलब कितना बड़ा इशू है। वैसे देखा जाए तो हम हर चीज़ के लिए देखते हैं भाई, बच्चे के कितने नंबर आए, स्कूल के कितने नंबर आए, कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे? दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हमें अगर ये देखना है कि कौन सा स्कूल अच्छा है या कौन सा बुरा है, तो कैसे देखेंगे? कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, आप फीस के अलावा कुछ नहीं देख सकते। कोई मतलब जिसकी फीस बढ़िया है वो अच्छा है, और उसके अंदर जैसे ही बढ़िया फीस है, फिर बच्चे, वो स्कूल्स उनको सिखा रही हैं कि आपके पास कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, कैसा आपका घर होना चाहिए, हॉलीडे पे आप कहाँ गए। बच्चों को 3rd और 4th क्लास में, 5th क्लास में ये टेंशन हो रही है कि मेरा फ्रेंड तो यूके गया था, मेरे को तो आप शिमला ही घुमा लाए। पेरेंट्स से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं रोज़ देखता हूँ अपने आसपास में। फिर वो जो आप कह रहे हो कि अपने बजट से ऊपर आप एडमिशन करा देते हो, फिर उनको निकालना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है उस स्कूल में तो सिर्फ ड्रामे सिखाते हैं। तो वो ये जो रिच एंड पुअर का गैप है ना, दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। यूके में भी रिच और पुअर का, ऑस्ट्रेलिया में भी है। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स 2 कैटेगरीज हैं वहाँ पे। जो प्राइवेट में जाते हैं उनके पास सिर्फ फैसिलिटीज़ बढ़ती है, एजुकेशन क्वालिटी सेम रहती है। जो गवर्नमेंट में जाते हैं उनके पास फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, एजुकेशन क्वालिटी दोनों की सेम रहती है, क्योंकि एक फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे रिच और पुअर में डिफरेंस है, तो वो एजुकेशन में भी है और फैसिलिटीज़ में भी है। तो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो चाहे कितना ही सस्ता स्कूल हो या कितना ही महंगा स्कूल हो, वो सेम रहना चाहिए।
अदरवाइज आप ये लाइसेंस बांटते मत फिरो कि कोई भी स्कूल खोल के बैठ गया। आज 30-40 लाख रुपए में स्कूल कोई भी खोल सकता है इंडिया में। राइट। मेरे हिसाब से तो इतना भी नीचे होगा उसको कि 10-15 लाख से भी स्टार्ट कर सकता है वो। राइट। हाँ, सबसे सस्ता बिजनेस है स्टार्ट करने के लिए, रेंट कोई एंट्री बैरियर नहीं है। राइट राइट। रेंट पे लेके आप छोटी छोटी जगह होती है वहाँ 10-20-50 हज़ार रुपये साल की रेंट में आपको बिल्डिंग्स मिल जाती है। वंडरफुल। इशू तो बहुत गंभीर है। पता नहीं मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। मेरे ख्याल में चाय की टपरी खोलने से सस्ता स्कूल खोलना है अभी। That's great। हमने बात कर ली है स्कूल की, हमने बात कर ली है कॉलेजेस की, हमने वैसे थोड़ा सा 12th के बाद का जो ट्रांजिशन है उसको टच किया है, लेकिन एक बार डिटेल में इसमें बात कर लेते हैं। 12th बच्चा कर लेता है, उस टाइम पेरेंट पूछते हैं, जैसे मेरे पास भी कई बार कुछ रिलेटिव्स के या कुछ फ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं कि बच्चे ने 12th कर ली है, अब क्या करें। तो क्या ये क्वेश्चन का टाइमिंग गलत नहीं है? क्या पहले से नहीं प्रिपेयर करना चाहिए था कि 12th के बाद क्या करें? एकदम से आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? सर इसमें करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि अगर हम वाइडली देखें सोसाइटी के अंदर तो 1 या 2% पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जो हैं अवेयर हैं कि करियर काउंसलिंग हमें करा लेनी चाहिए। 9th क्लास से पहले आप जब 9th में बच्चा एंटर होता है तभी आप करियर काउंसलर हायर कीजिए, उसकी जो भी फीस है वो आप पे करिए। करियर काउंसलिंग बहुत मैंडेटरी है बच्चे के लिए। करियर काउंसलिंग में 2 चीज़ें निकल के आएगी, एक तो उसका अगले 10 साल का क्या प्लान है बच्चे का, पेरेंट्स भी उसमें शामिल होंगे उस डिसीजन के अंदर, क्योंकि 8th में बच्चा खुद से डिसीजन नहीं ले पाएगा। पेरेंट्स को भी ये देखना होगा कि क्या मेरे को मेरे बच्चे को बिजनेसमैन बनाना है, बच्चा क्या स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है, बच्चा अपनी जॉब देख रहा है। वो 9th क्लास से ही अगर बच्चे को क्लियर होगा तो आप सोचो 12th के बाद में उस बच्चे के लिए लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। ग्रेट। और ये करियर काउंसलर्स सर मिलेंगे कहाँ पर? सर करियर काउंसलर्स काफ़ी सारे हैं, एक तो जैसे हमारे ऑफिसेज में भी हैं, सर्टिफाइड काउंसलर्स होते हैं। करियर काउंसलर्स का बेसिकली आपके आजकल तो स्कूल्स भी काफ़ी सारे स्कूल्स में भी करियर काउंसलर्स ही लगाने लग गए हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो बड़े हैं। तो करियर काउंसलर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, काफ़ी सारे ऑनलाइन भी करियर, और इसमें अभी चीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ओके। करियर काउंसलर अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको जेन्युइन ही मिलेगा। ओके। क्योंकि उसको लगभग फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं वही समझाने हैं। अच्छा। तो 9th में ही आपका ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपको करवाना क्या है, जॉब में, नर्सिंग में, MBBS में, जो भी करना है उसी हिसाब से फिर आप मानोगे नहीं 9th में बच्चों ये डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को कनाडा के अंदर नर्सिंग करनी है। अब कनाडा में नर्सिंग करने के लिए CBSE बोर्ड में आपके पास बायोलॉजी और मैथ्स दोनों होने चाहिए। इंडिया का कोई भी बच्चा बायोलॉजी और मैथ्स एक साथ नहीं लेता, बहुत कम, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी जिनको कनाडा में MBBS करनी है तो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं। ओके। और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको 9th से ही पता है कि मेरे को कनाडा जाके नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करके इस सैलरी पे मेरी जॉब लगानी है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब एक बहुत बड़ा चेंज यूथ में ये ला सकता है। हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी बताया 12th करने के बाद ना अपने रिश्तेदारों में जो या तो पढ़े लिखे लोग हैं या अच्छे पोजीशंस पे अच्छे जॉब कर रहे हैं, उनको फ़ोन करके पूछते हैं अब अपने बच्चे से क्या कराऊं। देखो, अगर मेरे मामा मेरे को फ़ोन करके पूछेंगे कि अपने भतीजे को या भांजे को क्या कराऊं, मैं उस भतीजे या भांजे को नहीं जानता हूँ, उसके फिजिक्स में कितने नंबर थे मैं नहीं जानता हूँ, वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है नहीं जानता हूँ, मैं क्या उसको सही रिकमेंडेशन दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। तो आप करियर काउंसलर को देखें 9th क्लास से ही, जैसे सर ने बताया, उनके साथ काम करना शुरू करें अपने बच्चे के साथ, ताकि वो एक आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। जैसे आपने घर बनाना है, पहले डिजाइन्स बनवा लो। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा घर बनाना शुरू कर देते हैं बिना आर्किटेक्ट के। फिर क्या रहता है, ये पिलर खड़ा हो गया, इसको हटा दो, और वो पिलर हटाने में 20-30-40 हज़ार रुपये लग जाते हैं। बच्चे के करियर में आप पिलर हटा भी नहीं सकते हैं, बिकॉज टाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने बताई है। करियर काउंसलर ढूंढे, कहीं से भी ढूंढे, गूगल से ले लें या किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी कॉलेज, किसी स्कूल के थ्रू, लेकिन अपने बच्चे को ना करियर काउंसलिंग ज़रूर दिलवाएं, उसका इंटरेस्ट जो है, उसकी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें आपको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ जी। 3 कोर्सेज मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत
बूम पे आए, इंडिया के अंदर बहुत अडॉप्ट किए गए, यूनिवर्सिटीज़ ने पढ़ाया, बट आप मेरे को उसमें जॉब बता दो। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करके एक कोर्स आया था, बीटेक बायोटेक कॉम्बिनेशन में आया है, उसके बाद में किसी भी बच्चे के पास इंडिया में जॉब नहीं है। रिक्रूटर्स को यही नहीं पता कि इस कोर्स के बाद में जॉब देनी क्या है। बीएससी लाइफ साइंसेज है, जूलॉजी है, इनके अंदर कहीं पे भी जॉब नहीं है इंडिया में। ये कोर्सेज इसलिए रन हो रहे हैं क्योंकि बाहर हो रहे हैं। इंडिया में ना इसकी अवेयरनेस है। आपको मैं एग्जांपल दूँ, बच्चे की 10th में 97% सीबीएसई बोर्ड, 99 12th, डीयू से लाइफ साइंसेज, आपके मुंबई यूनिवर्सिटी से बच्चों ने बायोटेक्नोलॉजी, कोई जॉब नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, यूपीएससी और एसएससी के चक्कर में लग रहे हैं। हाँ, तो होता क्या है, हमारे पास भी जैसे कई बार इंटरव्यू देने आते हैं कैंडिडेट्स, तो हम उनका पहले वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं, फिर पता लगता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस में कोई लिंक ही नहीं है। कोई लिंक नहीं। कोर्स क्या है, एजुकेशन क्या है, टूरिज्म पे। आज ही एक सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने इंटरव्यू लिया है, कैंडिडेट्स ने टूरिज्म में कोई कोर्स किया हुआ है और सोशल मीडिया एजेंसी में कहीं काम कर रहा है। यूथ को पता ही नहीं है, करियर काउंसलिंग के स्कोप्स ही नहीं है। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए रेलेवेंट जॉब्स ही नहीं है। सर आप सोचो ना, उन बच्चों पे क्या बीतेगी जो इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, 90+%। हाँ, डीयू एमयू इनके अंदर उनका एडमिशन हो रखा है। जब तक बैचलर्स खत्म नहीं हुई तब तक तो वो बिल्कुल इस आसमान में थे। हाँ, अब वो एकदम से कहाँ गए। और फिर ऐसे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली लेट्स से अगर सोशल मीडिया पे वो कंटेंट बनाएंगे तो वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करके मुझे कुछ नहीं मिला। तो यूथ को क्या लगेगा कि यार इसको कुछ नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो केसेस रहते हैं ना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, इसी के ऊपर मैं आपको आ जाता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू इंडियन एजुकेशन में जो है, करियर काउंसलिंग तो नहीं हो रही, लेकिन करियर अरेंजमेंट भी नहीं हो रहा। करियर काउंसलिंग इनिशियली 9th 10th में बच्चे को होनी चाहिए, और डिग्री के साथ साथ बच्चे के करियर पे काम होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बाहर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें करियर गाइडेंस सेल्स बने हुए हैं, जिसमें आप फर्स्ट ईयर में जाते ही उस डिपार्टमेंट के टच में जाओ, वो कंपनीज देखेगा कि आप कहाँ कहाँ इंटर्नशिप कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग सकती है। इंडिया में हर चीज़ पैसा बनाने के लिए बड़ी दिखानी है। क्या होगा, डिग्री कंप्लीट, एक दिन बहुत सारी कंपनीज आएंगी, जॉब फेयर लगेगा, उसका 1-2 बच्चों का किसी का पैकेज या तो लगवा देंगे या लग जाएगा, बस हमारी कॉलेज से इतने का पैकेज गया, ब्रांडिंग हो गई, काम खत्म, अपने को एडमिशन चाहिए। तो यहाँ जो करियर फेयर लग रहे हैं वो बेसिकली एडमिशन लाने के लिए मार्केटिंग प्लान है। तो आपको थ्रू आउट बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कहाँ जॉब कर सकता है उसकी सीवीज बिल्ड करनी पड़ेगी, उसको इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करानी पड़ेगी। एजुकेशन हम लास्ट में कर तो जॉब करने के लिए रहे, या अपना स्टार्टअप, ना स्टार्टअप को कोई सपोर्ट है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ना आपके जॉब्स के लिए कोई प्रिपरेशन हो रही है, कुछ नहीं। बस वो आया बच्चा स्कूल की तरह बिल्कुल पढ़ा लिखा अपना, गया, एग्ज़ाम दे दिए, सब राजा 1 वीक सीरीज पढ़ के, और डिग्री कंप्लीट। ओके। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत मेजर प्रॉब्लम्स। ग्रेट सर, हमने स्कूल, कॉलेजेस और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर ली है। एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया है वो कोचिंग सेंटर्स भी हैं। जैसे हम डेली देख रहे हैं कोटा में इतने सारे बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं, तो क्या कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये तो बिल्कुल ही पैसे बनाने की मशीन नहीं बन गए हैं, मतलब बिल्कुल ही एथिक्स को तो साइड में ही रख दिया है? सर कोचिंग सेंटर्स अभी आपको 12th के बाद में टारगेट नहीं कर रहे, कोचिंग सेंटर्स ने 6th क्लास से चालू कर दिया है। अभी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो 6th से लेकर 12th तक कभी स्कूल नहीं गए, ओके, बट उनकी फेक स्कूल सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं उनको। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश जो अपना एक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स मैंडेटरी रहते हैं, वो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होता 6th के बाद में। आपने लैंग्वेज ही नहीं पढ़ी 6th क्लास के बाद में। 6th क्लास से लेकर 12th तक सिर्फ उन्होंने IIT या JEE की प्रिपरेशन करी है। तो आप ये सोचो कि 6th क्लास के बच्चे को आपने स्कूल लाइफ छीन ली, आपने उसकी फ्रीडम छीन ली, आपने उसका एक एक्सपीरियंस छीन लिया, आपने अपने पैसे कमाने के लिए एक मासूम से बच्चे को 12th तक भी नहीं जाने दिया। इतना भी आपसे वेट नहीं हुआ कि आगे के 2 साल में मैं पैसे बना लूँगा। आपने 6th से दे दी IIT कोचिंग फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स। ना बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से फर्जी मार्कशीट आ रही है, उस फर्जी मार्कशीट के बेसिस पे सिर्फ बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाता है वो, उसके अलावा कभी वो स्कूल भी नहीं देखता।
दूसरी चीज़ जो सपने दिखाने वाली, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी, 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 2000 का सिलेक्शन हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है? इससे ज़्यादा ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीत सकते हो आप। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1% से भी नीचे है सिलेक्शन की। हाँ। और उस रेस में पूरा भारत दौड़ रहा है। हाँ। ये हमारे लिए कितनी मूर्खता की बात है। आज हम हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप ले लो, कंटेंट ले लो, आप एरोस्पेस ले लो, हर फील्ड में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन ही क्लियर नहीं हो रही हमारे से। क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास कोई स्पेशल फ्रेमवर्क ही नहीं है, कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है टीचर्स की। आज अपने पास भी कोई टीम में काम करता है तो हमारे पास KPIs होते हैं, KRAs होते हैं, उनका मंथली असेसमेंट रहता है। टीचर्स का कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल को तनख्वाह दी जा रही है टीचर्स को मैनेज करने के लिए। डायरेक्टर्स कभी स्कूल या कोचिंग में मतलब आपके कॉलेज में आते नहीं है, उनको मतलब है P&L से। तो कहाँ एजुकेशन कहाँ से आएगी? तो मोटा मोटा यही है, मोदी जी आप 2 दिन का ये जो अपना मेडिटेशन है ये कर लो, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद आके ना थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को देख लेना। और भी जो क्योंकि जो एजुकेशन है वो स्टेट का भी मैटर है, तो जो भी CMs हैं, वैसे CM और PM जो है वो YouTube वीडियो देखते नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर कोई उनके ऑफिस से या PMO से या CMO से भाई कोई शेयर कर देना इस वीडियो को, हो सकता है देख ले और कोई चेंज हो जाए। देखो हम तो यही कर सकते हैं, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन अगर सीरियस नोट पे बात किया जाए ना तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को ना एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, फंडिंग की भी नीड है, गवर्नमेंट स्कूल्स को बेटर करने की भी ज़रूरत है, बच्चों को करियर काउंसलिंग देने की भी ज़रूरत है। एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर जिस पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा होगा तो हमारे देश के जो बच्चे हैं शायद वो बाहर जाना बंद करेंगे। और अभी तो मुझे लग रहा है कि अच्छे ऑप्शन तो सबको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। जैसे कई बार क्या रहता है कि जो लोग बाहर जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि देश छोड़ के जा रहा है, लेकिन अगर ऑप्शंस अच्छे नहीं है तो देयर इज नो ऑप्शन। अब मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए MBBS करने के लिए नहीं है, बाहर कहीं 30 लाख में हो रहा है, तो मेरी मजबूरी है जाना। सर आपके पास 1.5 करोड़ में आप MBBS नहीं कर पा रहे, यूके में आपको 30 लाख रुपए में नर्सिंग करा के अगले ही दिन आपको 40 लाख की नौकरी भी तो दे रहा है। हाँ, कहाँ है यहाँ पे ऑप्शन? 30 लाख रुपए कोई भी लगा देगा, 40 लाख की जॉब की गारंटी तो दो आप। हाँ, आपको मैं एक कोर्स बताता हूँ, आप शॉक्ड हो जाओगे। BCom जिस बच्चे ने कर रखी है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का कोर्स है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। 42,000 सीट्स है पर ईयर जॉब्स के लिए, सिर्फ 20 से 22 हज़ार फिल हो रही है। स्टार्टिंग सैलरी 60 लाख रुपीज़ ईयर। वाओ। 14 से 15 लाख रुपए का कोर्स। BCom आपने कर ली, 15 लाख रुपए का ऑस्ट्रेलिया में आप ERP का कोर्स करो, 60 से 70 लाख रुपए की सैलरी आपकी गारंटीड है। क्यों नहीं जाएगा बच्चा? और बाहर जा रहा है मान लो, तो बाहर जाके वो 70 लाख कमाएगा तो वो कहाँ भेजेगा? यही तो भेजेगा। आप कंप्लेन करते हो कि बाहर जाने से बच्चा बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। सबसे बड़ा रेमिटेंस का बेनिफिशियरी कौन है वर्ल्ड में? हाँ, इंडिया ही। बाहर से तो पैसा आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है? तो इट इज़ अ साइकिल। और आपको अगर एजुकेशन सिस्टम बदलना है तो मैं तो पेरेंट्स को कहूँगा कि आपको डरना छोड़ना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को जब तक डर से पढ़ाते रहोगे तब तक आपके बच्चे ना पढ़ने वाले ना कुछ होने वाला। 100 में से 1 बच्चा बनेगा और आप सब उसको देख देख के बोलोगे हमारा नालायक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वंडरफुल। तो इस पॉडकास्ट की एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो जो डिस्कस किया है, ये समरी में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसमें ना बहुत सारे टेक अवेज हैं जो मुझे लग रहा है कि यूथ के लाइफ को अमरजीत चेंज कर सकते हैं। पहला जो सबसे बड़ा टेक अवे है ना वो ये है कि ये सोचना बंद कर दो कि देश से बाहर जाएंगे तो बच्चा के साथ कुछ हो जाएगा। देखो कुछ छोटे मोटे केसेस होते हैं, अदरवाइज फॉरेन कंट्री भी जो है वो सेफ है एजुकेशन के लिए। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा पैसा पढ़ाई में नहीं लगता है। काफ़ी सारे छोटे भी कोर्सेज है, काफ़ी सारे जैसे सर ने बताया ऐसे कोर्सेज है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए साल का खर्च करके कोर्सेज किए जा सकते हैं। तीसरी चीज़, कोई बुराई नहीं है बाहर जाके पढ़ने में, ठीक है। आप बाहर जाके पढ़ेंगे, देश में आके कोई अच्छा काम कर सकते हैं, वहाँ से पैसे भेजेंगे तो उससे अपनी इकोनॉमी ग्रो होगी। तो इसको ना कोई टैबू मत समझो कि बाहर जाके हम पढ़ रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं।
जैसे सर ने बताया 12th से पहले ही करियर काउंसलिंग लेना शुरू कर दें, 9th 10th 11th 12th में ही काउंसलर्स के साथ डिस्कस करें कि मेरे बच्चे में कौन सा पोटेंशियल है, उसके मार्क्स देख के, उसकी कैपेबिलिटी को देख के, उसके हिसाब से उसका जो करियर पाथ है ना वो 8th 9th 10th 11th 12th में बनाना शुरू कर दें। एकदम से 12th करने के बाद मामा जी को या फूफा जी को फोन ना करे कि बता दो बच्चे से क्या कराना है, दैट कैन बी वेरी डेंजरस। कोचिंग दिलाना ठीक है, महंगे स्कूलों में भी पढ़ाना ठीक है, लेकिन अपना बजट होना चाहिए, बजट से बाहर जाके ना करें। साल भर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, पहले ही सारा पैसा खर्च कर दिया तो आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज में जाके इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील करेगा। थैंक यू सो मच अमर जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट था। मुझे लग रहा है कि इस पॉडकास्ट को कोई स्टूडेंट देख रहा होगा ना, या कोई पेरेंट्स भी देख रहे हो या बड़े भाई भी देख रहे हो, तो उनके लिए वास्तव में ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि स्कोप्स क्या है। जैसे आपने बताया 12th के बाद वही BBA BCA और इसी में लग जाते हैं और बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू सर।